नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। खबरों से खबरदार, हर रोज की तरह आपके साथ हम आते हैं और आपको बताते हैं बिहार की सियासत के बारे में, क्या कुछ चल रहा है या फिर क्या कुछ होने वाला है। तो आज के मुद्दा में सबसे पहली जो खबर है वो जनता दल यूनाइटेड से निकलकर खबर आई है, जहां अब जनता दल यूनाइटेड इंडिया में अपने आप को ठीक ठाक महसूस नहीं कर रही है। उनके अब कई नेता जो हैं अब पूरी तरीके से बगावती मूड में आ गए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट गए हैं, या फिर कहें कि कैसे आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को फतह किया जाए, तमाम तरह के जोड़ घटाव करने में जुट गए हैं और बड़ी बैठक की है। तो तीसरी खबर कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के बीच में जाएगी, अपने मुद्दे रखेगी, बिहार की बात करेगी और इसके अलावा मौजूदा केंद्र सरकार कैसे बिहार के साथ सौतेलापन कर रही है, बिहार के साथ कैसे दगाबाजी कर रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस भी अब जनता के बीच में जाने वाली है। और इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार परवीन बागी मौजूद हैं और दूसरे वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी मौजूद हैं। तो पहली चर्चा हम जदयू की कर रहे हैं और परवीन बागी जी से जानेंगे किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी में अब जो है बगावत की सुर कहें कि शुरू हो गई है। बगावत के सुर इसको नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये है कि पार्टी में विभाजन है। ये वक्फ बोर्ड विधेयक जो आया है, जो संशोधन की बात चल रही है कि वक्फ बोर्ड में के कानूनों में कुछ बदलाव लाया जाए, उसको लेकर के पार्टी में अलग अलग राय है। बिल्कुल। एक और ललन सिंह ने, चूंकि वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने सरकार के पक्ष में लोकसभा में बात कही अपनी और समर्थन किया उस विधेयक का। वो मंत्री हैं, इस नाते स्वाभाविक है उनको समर्थन करना ही है। मगर जिस तरह से मजबूती से उन्होंने दलील पेश की, वो ये बतलाता है कि वो पूरी तरह कन्विंस हैं कि ये बहुत ज़रूरी बिल है और इसमें कोई गड़बड़ी या अत्याचार या वक्त की संपत्ति को हड़पने की जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो कहा वो बहुत माकूल बात कही, कहा कि इसमें पारदर्शिता का अभाव है, मुसलमानों को डरने की जरूरत हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। ये भी कहा उन्होंने कि ये सिर्फ उसको लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि वक्फ की जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मगर जो मुस्लिम नेता हैं जदयू के बिहार में, वो इसके खिलाफ हैं। खास करके गुलाम गौस ने तो कह दिया कि भाजपा से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है और वो तानाशाही सरकार है, जो सरकार में हम शामिल हो गए, यही गलत हुआ। तो हम इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और जितना संभव हो सकेगा प्रतिकार हम लोग करेंगे। गुलाम रसूल बलिया भी, उन्होंने भी विरोध किया और भी कई दो एक मुस्लिम नेता, जमा खान ने भी विरोध में कहा, जो मंत्री हैं बिहार सरकार में। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो पार्टी के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं। तो ये देखिए, जब भी कोई सुधार की बात आती है, बदलाव की बात आती है, तो इस देश का जो मानस है वो ऐसा है कि वो सुधार के पक्ष में नहीं होता है, वो हमेशा उसके खिलाफ राय व्यक्त करता है में कुछ न कुछ परेशानी होती है और यथास्थिति बनाए रखना लोग चाहते हैं। तो उसमें कोई भी बदलाव लाना थोड़ा इस देश में कठिन होता है और ये लोगों को समझना चाहिए कि ये बदलाव कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कांग्रेस आज विरोध कर रही है पुरजोर तरीके से, लोकसभा में उसके नेताओं ने भाषण भी दिया, मगर कांग्रेस के राज में 3 बार वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन हुआ है। 1991 में कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में बिहार के ही नेता थे सीताराम केसरी, उन्होंने लोकसभा में जो भाषण दिया था उस संशोधन विधेयक पर, वो भाषण कांग्रेस के नेताओं को खोज करके पढ़ना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा था। कांग्रेस ने 1959 में संशोधन किया, कांग्रेस सरकार ने इस वक्फ बोर्ड के कानून में, फिर 1964 में संशोधन किया गया और फिर 1991 में संशोधन किया गया जब सीताराम केसरी थे। तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया था लोकसभा में उस संशोधन के दौरान
और ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। वक्फ बोर्ड का जो कानून है ये मूलतः 1923 में बना था, जो अंग्रेजों ने बनाया था। उसके बाद फिर जब देश आज़ाद हुआ तो 1954 में उसके बदले एक नया कानून बनाया गया। वो उसमें मुख्य बातें वही थी जो 1923 के ये थी, कानून में थी, और कुछ उसमें नई चीज़ें और जोड़ी गई। उस समय विभाजन हुआ था देश का, तो बहुत लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति यहाँ रह गई थी, तो उन सब संपत्ति को वक्फ बोर्ड के अधीन करने के लिए वो सब अमेंडमेंट उसमें किए गए। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई हो रहा है और कोई पूर्वाग्रह से पीड़ित होकर के लोग कर रहे हैं, या सरकार कोई जाति करना चाह रही है। अब ये संभव नहीं है कि सरकार किसी की संपत्ति हड़प ले, क्योंकि न्यायपालिका है, वहाँ लोग जा सकते हैं और वहाँ से न्याय मिलता भी है। सब लोगों का भरोसा है देश की न्यायपालिका पर। तो ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इसको चलाया जा रहा है, और इससे नाहक कटुता बढ़ेगी। फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली फीलिंग पैदा करने की कोशिश कुछ नेता इसमें कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। समाज बदलता है तो उसके हिसाब से कानून भी बदलने चाहिए। तो शाश्वत और स्वाभाविक नियम है, हर समाज में बदलाव आते हैं, तो उसी के तहत ये एक स्वाभाविक बदलाव है। और इसमें नीतीश कुमार लगता है कि बाद में समझा बुझा करके कुछ लोगों को ये करेंगे। और जदयू में तो ये खेमा हो गया, एक ललन सिंह जो पक्ष में बोल रहे हैं, दूसरे मुस्लिम नेता जो विरोध में बोल रहे हैं, और एक तीसरा खेमा भी है जो विजय चौधरी बोल रहे हैं। वो बीच बीच की बात बोल रहे हैं कि नहीं, अब तो हाँ संयुक्त कमेटी में चला गया है, वहाँ सब विचार होगा और कोई गड़बड़ी नहीं होगी, किसी पर किसी का अधिकार नहीं छीना जाएगा। ये सब बातें वो बीच बचाव वाली बात कर रहे हैं। तो अंतिम फैसला इसमें नीतीश कुमार का होगा, और नीतीश कुमार चुप हैं, मगर लगता है कि वो समय पर जरूर बोलेंगे और उनकी बात फिर माननी पड़ेगी, और जो नहीं मानेंगे वो पार्टी के बाहर जाएंगे। बिल्कुल, आपने संशोधन की बात कही है। लास्ट में अगर संशोधन की देखा जाए अगर, तो 1995 या 2013 में हुई, जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं। 95 नहीं, 1959 और 1964 और 1991। और लास्ट 2013 में भी इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। इसमें भी कांग्रेस के मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो क्या आप कांग्रेस पूरी तरीके से इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मोड बिहार के चुनाव या फिर दूसरे विधानसभा चुनावों की तरफ ले जाना चाहती है? कांग्रेस का तो काम ही है विरोध करना। कुछ भी काम हो तो वो विरोध कर रही है। अभी वो विपक्ष के नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रही है कांग्रेस। विरोधी दल हैं, इस नाते विरोध करना चाहिए, मगर जहां विरोध करने की जरूरत हो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहां पक्ष और विपक्ष को मिल करके और आगे बढ़ने की जरूरत होती है, उसका अभाव दिख रहा है। तो इसमें सरकार की ओर से भी कुछ कमी है, उसको कोऑर्डिनेशन बेहतर करना चाहिए। सभी दलों को विश्वास में लेकर के जब किसी संवेदनशील मामले पर आप कुछ बदलाव लाना चाह रहे हैं तो स्वाभाविक है उसमें विरोध होगा, कई स्वर उठेंगे। तो इसका तरीका ये था कि आप पहले सभी दलों की नेताओं की बैठक बुला करके एक बेहतर माहौल करते, उनको विश्वास में लेते, उसके बाद ये विधेयक आता, सामंजस्य की स्थिति। हाँ, तो ये इतने विरोध की नौबत नहीं आती। बिल्कुल विरोध की नौबत नहीं आती। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब जदयू के मुस्लिम नेता तो यही लोग हैं, क्योंकि एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर जदयू से नहीं गए। चुनाव के बाद जदयू की तरफ से नाराजगी भी आई थी इस मुद्दे को लेकर। काम नीतीश कुमार करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी देखिए देवेश चंद्र ठाकुर ने कह दिया मुसलमान मेरे पास काम के लिए नहीं आए। तो अब क्या लगता है इस बयान से? नहीं, बिहार में जो नेता इसका विरोध कर रहे हैं वो खुद हाशिए पर है। और गुलाम गौस हो चाहे वो गुलाम रसूल बलियावी है, बलियावी जी ऐसे भी भड़काऊ भाषण देने के लिए बहुत चर्चित हैं, और उनके विरोध का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है संसद से लेकर और यहाँ तक बिहार में भी कल ही विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि जेपीसी में चली गई है, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना और ख़ास तौर पर स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल सदन के पटल पर रखने के तुरंत बाद भेज दिया गया संसदीय बोर्ड को, और कमेटी गठित करके और उसमें तमाम लोगों को शामिल किया गया है, उस पर बातचीत होगी। देखिए, वक्फ जो है वो तो
जमीन जो दान किया गया या संपत्ति जो दान की गई, चल और अचल संपत्ति, उसमें ये था कि खास तौर पर मुसलमान समाज का, मुस्लिम वर्ग के विधवा महिलाएं हैं, परित्यक्ता महिलाएं हैं और जो अनाथ बच्चे हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनकी ज़रूरतों के लिए उस ज़मीन का या उस संपत्ति का उपयोग होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर उस संपत्ति को कब्जा किया गया, उस पर माफिया का राज हुआ, उस कब्जा किया गया और वर्षों वर्षों से ये चल रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर सिस्टम में लाने की कोशिश करे कोई भी सरकार, तो उसका विरोध होता ही है और हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है। और नीतीश कुमार के दो खास माने जो नेता है, एक तो ललन सिंह ने संसद में जबरदस्त तरीके से भाषण दिया और बिहार में उनके सबसे करीबी विजय चौधरी माने जाते हैं, उन्होंने भी जेपीसी में ले जाने की इस बात का स्वागत किया है। तो अब गुलाम रसूल बलियावी हों और गुलाम गौस हों, इनके कुछ कहने का कोई मतलब है नहीं, वो विरोध भी करते रहेंगे। अभी तक कोई बड़ा विरोध इसका हुआ नहीं है और सामान्य तौर से देखें तो सब लोगों ने स्वागत किया। 2013 में असीमित ये शक्तियाँ इसको दे दिया गया था वक्फ बोर्ड को, जिसमें सेक्शन 40 और सेक्शन 80 इन दो में भारी विरोध चल रहा है। उसी का हो सकता है कि उसी पर बातचीत भी हो। उसमें तो तमिलनाडु में एक पूरे गांव को ही वक्फ ने कह दिया कि ये हमारी ज़मीन पर ये गांव बसा है, उसमें मंदिर का। उसी तरह से वहाँ बेंगलुरु में 2 बड़े संस्थानों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि तो ये असीमित शक्तियां हैं जो ये जिस जमीन पर वो दावा कर देंगे उनका ये हो जाएगा, उस पर कोई केस नहीं कर सकता, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो ये सवाल थे, इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जेपीसी में ये मसला जाएगा। विरोध अभी तक भारी विरोध कहीं से नहीं हुआ है और जो नेता खुद हाशिए पर है वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब पार्टी को तय करना है कि नीतीश कुमार अगर सचमुच में इसको एजेंडा बना के और जाते हैं तो एनडीए में एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं। बिल्कुल, अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन आपको क्या लगता है, विपक्ष इसको पूरी तरीके से चुनावी मोड में ले जाना चाहते हैं? चुनावी कुछ जैसे आने वाले कुछ ही महीने में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, क्या बीजेपी इसको चुनाव के नजरिए से देख रही है या विपक्ष जो विरोध कर रही है? निश्चित रूप से इस समय वक्फ बोर्ड के इस संशोधन बिल को लाने का भी मकसद यही हो सकता है कि इसमें राजनीति देखी जाए और राजनीति देखी भी जा रही है। लेकिन हिम्मत नहीं है विपक्ष को कि इसका खुलकर जमकर विरोध करे, क्योंकि एक ऐसे मसले को बीजेपी ने उठा दिया है जिस पर आम राय जो है, माने मुस्लिम पक्ष में भी कई लोगों का ये है कि वो उसकी समीक्षा हो जानी चाहिए, जो पुराना जो कानून है उसकी समीक्षा हो जाए। और वो जो ज़मीन जिनके लिए है, जिनके हक का, वो तो भाई बायलॉज बना हुआ है कि ये मुस्लिम समाज के विकास के लिए ये ज़मीन जिन लोगों ने भी दान किया है या आज़ादी के समय जिन लोग छोड़ के चले गए वो सब ज़मीन, तो वो उस एक समाज का एक बड़े हिस्से को अगर उसका विकास हो जाता है इस पैसे से और उसका सदुपयोग हो जाता है, तो उसमें किसी को क्या वो हो सकता है, क्या कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और ये तो पहले तय हो जाए कि जेपीसी में क्या बातचीत हुई, क्या इस पर राय बनी। अब तब पता चलेगा कि सरकार जब जबरदस्ती घुसना चाहती है, जब हड़पना चाहती है। अभी तो हो रहा है कि उस कानून की, उस बिल की समीक्षा होनी है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में एक सच्चर आयोग बना था कि मुसलमानों की स्थिति का उसने अध्ययन करके एक रिपोर्ट दिया था, जो टास्क उसको सौंपा गया था। जस्टिस सच्चर की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी थी कि इस देश में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने भी, हाँ, रंगनाथ मिश्रा ने भी ये बात कही थी। तो ये कई कमेटियों ने ये चीज़ें दिलवाई थी और सच्चर कमेटी ने उसमें कई सुझाव भी दिए थे कि कैसे इनकी स्थिति सुधारी जाए, उसके लिए कई सुझाव दिए थे। उसमें ये भी सुझाव भी थे जो इस संशोधन में लाए गए हैं वक्फ बोर्ड का विधेयक में। तो उन सच्चर आयोग के सुझावों को इसमें शामिल किया गया है और वो कांग्रेस ने बनाया था वो कमीशन। तो इसलिए कांग्रेस का ही काम आगे बढ़ रहा है इसमें एक तरह से। और आप पटना में देख लीजिए, पटना में इस फ्रेजर रोड में वक्फ बोर्ड की कितनी सारी ज़मीनें हैं, डाक बंगला चौराहे पर वक्फ बोर्ड की ज़मीनें, और किस तरह से उसकी लूट हुई, किस तरह से बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वहाँ बन गए।
ये सब लोग देख रहे हैं। और कैसे वक्फ बोर्ड की जमीन जो प्रभावशाली लोग हैं वो हड़प रहे हैं और कोई दबंग लोग उस पर काबिज हो रहे हैं और कोई रोकने वाला उसको नहीं है। जो अध्यक्ष और उसमें मुलाजिम होते हैं वो भी उससे लाभान्वित हो रहे हैं, मगर जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल रहा है। एक एक्सपर्ट कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड की अभी आय 1100 करोड़ है सालाना, और उसको ठीक से मैनेज किया जाए तो 12,000 करोड़ आमदनी हो सकती है जो प्रॉपर्टी है उसके पास से। और 12,000 करोड़ रुपया सालाना गरीब लोगों की मदद में अगर जाएगा तो बताइए उनसे क्या कितना फायदा होगा, कितनी स्थिति उनकी बदलेगी। मगर जो तबका उस पर काबिज है, जो उसका लाभ ले रहा है, ऊपर ऊपर मलाई जो खा रहा है, वो नहीं चाहता है कि उसके मुंह से वो मलाई छीनी जाए। तो ये लड़ाई उसी की है कि मलाई कुछ लोग खाएंगे या मलाई पूरे समाज में बंटेगा, जरूरतमंदों के बीच बंटेगा। लड़ाई इसकी है, लड़ाई इसकी है कि आखिर किसको फायदा मिल रहा है और कौन लोग खा रहे हैं। अब बात राजद की। बिहार में राजद MY समीकरण की पार्टी मानी जाती है, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने युवा के रूप में कमान संभाली है, राजद में कुछ बदलाव के दौर दिख रहे थे, लेकिन अब राजद को कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसी आशंका है। और तेजस्वी यादव जो है फिर से अपने पुराने समीकरणों पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने आज बड़ी बैठक की है और लोगों से बातचीत की है। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव फिर से लालू यादव को बनाए हुए समीकरण की ओर लौट रहे हैं? नहीं, लौट क्या रहे हैं, वो तो आधार ही है, उसको छोड़ के जाएंगे कहाँ। बीच बीच में कुछ अपना उसको व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं, मगर मूल आधार तो वही है राजद का, तो उसे छोड़ के जाने का। असल में वो उनके जो अल्पसंख्यक सेल की मीटिंग थी, उसी मीटिंग को वो एड्रेस कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, जो यात्रा हमारी होगी वो डेट अभी अनाउंस होगा सावन के बाद, उसके बाद हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे और वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे और मुसलमानों को हमारे साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम ही उनको आगे ले जा सकते हैं, उचित हिस्सेदारी, हमें उनको हिस्सेदारी दे सकते हैं और हम खुद ये काम देखेंगे, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये उनको इसलिए कहना पड़ा ये बातें कि बीच में अभी उनके वोटों में बहुत विभाजन हुआ कई जगह। एक तो वैसी साहब पहले से आकर के उनके वोटों पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरे के अभी प्रशांत किशोर भी उठ खड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि 75 सीटें वो मुसलमानों को देंगे। आज तक बिहार में किसी भी राजनीतिक दल ने 75 सीटें मुसलमानों को नहीं दी हैं। राजद सारा वोट लेता रहा है, मगर राजद ने भी इतनी सीटें नहीं दी हैं। तो इससे हड़कंप मचा हुआ है। जो वोट लेते हैं मुसलमानों का, वो पार्टियां घबराई हुई हैं, इसलिए ये कवायद हो रही है कि मुस्लिम वोट कहीं दूसरी तरफ न जाए, प्रशांत किशोर के 75 सीटों के नारे के पीछे न दौड़ जाए लोग। इसलिए ये अपने किले को दुरुस्त करने के लिए, अपने समर्थकों को एकजुट रखने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अब उसमें कितनी सफलता मिलेगी, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव की मेहनत और मुहिम कितना रंग लाती है। आपको क्या लगता है, सचमुच में तेजस्वी यादव खुद युवा है, एक युवा चेहरा प्रशांत किशोर से डर गए हैं या फिर और कुछ है? नहीं, डर तो प्रशांत किशोर की ही है। पिछले कई दिनों से केवल राष्ट्रीय जनता दल ज़्यादा बेचैनी में दिख रही है। एक तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी जारी की और ये कहा कि प्रशांत किशोर के पार्टी में कोई न जाए, उनके कार्यक्रमों में नहीं शामिल होइए। फिर उनको ये डर है कि मुस्लिम मतदाता उनसे बिखर जाएंगे। हिना साहब को जो उनसे जो बातचीत चल रही है और उनको पार्टी में फिर से लाने की जो तैयारी हो रही है, उसके पीछे भी यही बात है कि मुस्लिम मतदाता अगर विमुख हुए तो फिर 2025 में जिस ताजपोशी की चिंता उनको है वो शायद नहीं हो पाएगी उसमें। और सबसे बड़ी चिंता तो उनको नीतीश कुमार और बीजेपी है। तो बीजेपी पर भी उन्होंने बहुत हमला बोला है। आज की इस बैठक में बीजेपी को उन्होंने
वो लगातार बीजेपी पर हमलावर तो रहते ही हैं, लेकिन उनकी चिंता प्रशांत किशोर ज़्यादा है। प्रशांत किशोर अगर चढ़ के आ गए तो उनका जो वोट बैंक है, जो आधार है, वही बिखर जाएगा, वही टूट जाएगा, तो फिर वो लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए आज जो तेजस्वी यादव ये बैठक कर रहे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के साथ, लेकिन उनके साथ एक और मजबूरी है कि वो जनता के बीच में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव घर घर में पहुंचे हुए हैं, अब वो इसको बदलना चाहते हैं पार्टी को, और उसमें अपनी एक नई छवि बनाना चाहते हैं। तो इसलिए एक एक करके सभी प्रकोष्ठों से मिलकर और फिर जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। तो जनता के बीच में जो जाएंगे, अभी जो उनकी यात्रा होने वाली है उसमें कोई पब्लिक मीटिंग नहीं हो रही है, वो लोग जगह जगह जाके बैठक करेंगे। तर्ज वही है जिस तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर पैदल यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ये जिला वाइज या विधानसभा वाइज वहाँ जाएंगे और वहाँ लोगों से मिलेंगे। तो वो एक अपने जनाधार को लेकर कि तेजस्वी यादव खुद लोगों के संपर्क में आए और वो खुद अपने आप को नेता के तौर पर लोगों के बीच प्रस्तुत कर सके, इसी की तैयारी चल रही है। बिल्कुल इसकी तैयारी चल रही, लेकिन एक सवाल जरूर है। लालू यादव ने जिस तरीके से बिहार में समीकरण बनाया और बड़े मुस्लिम चेहरे को उन्होंने राजनीति में लाया और आगे बढ़े भी, मौजूदा दौर में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है तेजस्वी यादव के पास। मजबूरी है हिना साहब का लाना, या फिर कोई चेहरा ही नहीं अभी तक बन पा रहा है दूसरा? नहीं, नीतीश को ये क्षमा करें, लालू प्रसाद यादव की जो नई टीम है तेजस्वी यादव की, ये चाहती भी नहीं है कि कोई मुस्लिम नेता उभर कर सामने आ जाए। माने अख्तरुल ईमान जैसे काबिल नेता इनको कहाँ मिलता, जो नेता इनको छोड़ के चला गया। और भी जो कद्दावर मुस्लिम नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी उनकी पार्टी में ही है और उनको दबा के रखा गया हमेशा। उन्होंने अपना अधिकार मांगा तो देखिए पार्टी में किस तरह से हलचल मच गई थी। तो भाई जिनके वोट पर आप राज करते रहे हैं वो अपना अधिकार तो मांगेगा, वो अपना हक चाहेगा कि भाई इतने दिन से हमको आप यूज कर रहे हैं तो कुछ तो प्रतिनिधित्व दीजिए। अगर वो नहीं देंगे तो इस तरह का सामना उनको करना पड़ेगा। भाई आप उनके वोट पर जीत रहे हैं तो बड़े नेताओं की बात देखिए, इसीलिए पार्टी में कार्यकर्ता जो वर्षों वर्षों से झोला ढो रहे हैं, खास तौर पर मुस्लिम लीडर्स जो हैं, उनको एक विकल्प के तौर पर उम्मीद एक जग गई है कि वहाँ जाएंगे तो हम कम से कम सदन तक तो पहुँचें। अगर उनकी बात पहुँचनी है और कहीं पर मजबूती से अपनी बात वो रखना चाहते हैं तो सदन तक पहुँचना उनका ज़रूरी है। तो भाई आप टिकट ही नहीं दीजिएगा तो कैसे पहुँचेगा? तो एक पार्टी तैयार हुई है कि उनको प्रतिनिधित्व देगी, तो इसलिए मुस्लिम मतदाताओं में एक वो है कि, और इसीलिए इनमें बेचैनी ज़्यादा है। बिल्कुल बेचैनी बढ़ गई। एक और इसी सवाल है कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को लेकर बिहार में सियासत कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने भी लॉलीपॉप तो दे ही दिया है। इन दोनों से तेजस्वी यादव किसके सहारे लड़ेंगे, किसके सहारे आगे बढ़ेंगे, ये भी सवाल है। राजद में कोई मौजूदा समय में तो बड़ा चेहरा है नहीं, इसीलिए तो परेशानी उनकी बढ़ी हुई है। और वो जो यात्रा निकालने जा रहे हैं उसके पीछे मकसद यही है कि अपने वोट बैंक को बिखरने से रोका जाए, उसको अपने साथ जोड़ा जाए, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में राजद के ही नहीं दूसरे दलों के भी कार्यकर्ता प्रशांत किशोर की ओर मुखातिब हैं। तो इससे सभी दलों में हलचल है, राजद में ज़्यादा है क्योंकि राजद में नेतृत्व जो है एक जगह सीमित है। तो इसलिए लोग चाह रहे हैं कि हम अपना रास्ता देखें। जिनको टिकट नहीं मिल रहा है, जो उस रेस में नहीं टिक पा रहे हैं, वो एक नई संभावना अपनी तलाश रहे हैं। तो इसलिए तेजस्वी यादव उस प्रयास में लगे हुए हैं कि बिखराव को रोका जाए और जो हमारे कार्यकर्ता दूसरी जगह जा रहे हैं उनको भी अपने साथ जोड़े रखा जाए, इसलिए उनकी यात्रा निकल रही है। मगर ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि मुस्लिमों को आपने उनको नारा तो बहुत दिया, उनका साथ भी लिया, वोट आपको एक मुश्त मिलता रहा, उनका MOI समीकरण के बलबूते राज करते रहे आप, मगर मुसलमानों को आपने उनका वाजिब हक नहीं दिया। अपने काल में किसी को डिप्टी CM तक नहीं बनाया, किसी मुस्लिम को, किसी मुस्लिम को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। तो ये सब तो आप कर सकते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ दिन रहे, वो विधानसभा में रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, मगर प्रदेश अध्यक्ष तो शायद वो नहीं रहे। तो इस तरह से अब नेता प्रतिपक्ष होइएगा तो आप होइएगा, मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप बनिएगा।
तो बेचारा मुस्लिम समाज के लोग किधर जाएंगे, वो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो कहाँ जाएंगे, तो उनको भी तो अपनी राह खोजनी होगी। तो ये अब इससे कैसे निपटते हैं ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, कैसे निपटते हैं ये भी देखना अब दिलचस्प बात होगा। लेकिन अब खबर जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस भी जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति बिहार में पिछले 3 दशक से कर रही है, अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो भी अब जो है जनता के बीच में जाना चाहती है। इतना तो जरूर कहा जा सकता है अखिलेश सिंह अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश सिंह ने बयान दिया है कि एक तो बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि उनके शासनकाल में, यानी कांग्रेस के शासनकाल में बिहार के साथ अन्याय हुआ है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, मगर नहीं मिला है। नीतीश कुमार जी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस भी इस मांग के लिए धरना प्रदर्शन करेगी। तो 11 से लेकर 14 अगस्त तक का उन्होंने डेट तय किया है और हर जिले में धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे और मांग पत्र देंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यानी एक मरे हुए मुद्दे को फिर से जीवित करने की कोशिश हो रही है, और जिसको कहते हैं कि कहीं कुछ नहीं है तो उससे कुछ भला हो जाए, कहीं कुछ उसी से पार्टी थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, कुछ स्कोर मिल जाए, इसलिए वो लगे हुए हैं। तब देखिए इसमें क्या होता है। ये तो मुद्दा अब डेड हो चुका है, जदयू ने भी मान लिया है कि भाई अब ये होना नहीं है, तो विशेष पैकेज मिल रहा है उसके लिए। तो इसलिए अब कांग्रेस एक उसको भुनाने में लगी हुई है। मगर ये बड़ी बात उन्होंने कही कि उनके शासनकाल में, कांग्रेस के काल में बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। बिल्कुल, बिहार के साथ नाइंसाफी हुई। आपको क्या लगता है राजद के छत्र छाया से बाहर निकलना कांग्रेस? मैंने कांग्रेस अपने ही अंतर्द्वंद्वों से जूझ रही है। कांग्रेस को तो अभी अपनी जमीन ही तलाशनी अभी है, क्योंकि वो तो बैसाखी पर चल रही है, राजद की बैसाखी पर चल रही है। इस बहाने जनता के बीच जाने की इनके 3 बड़े नेताओं ने बहुत कोशिश की। एक तो रामजतन सिन्हा जब कांग्रेस अध्यक्ष बने तो गांव-गांव घूमे और कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। रामजतन शर्मा। और उसके बाद सिन्हा लिखते हैं, हाँ वो सिन्हा ही लिखते हैं, रामजतन सिन्हा। और एक फिर हुए अनिल शर्मा अध्यक्ष बने, तो वो भी गांव-गांव कांग्रेस का झंडा लेकर गए, उन्होंने पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की। बाद में अभी हाल के दिनों में बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने भी गांव-गांव घूमकर लोगों में कांग्रेस के बारे में बताया, लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तो उनको भगचोनर दास कह दिया और उनको चलता किया बिहार से, वो हटाए गए यहाँ से। बड़े तो लालू प्रसाद यादव 74 आंदोलन के नेता थे, 74 आंदोलन के नेता थे और कांग्रेस से जुड़ गए थे बाद में। वो देखिए भक्त चरण दास जो कांग्रेस के लिए कर रहे थे, लालू यादव को वो मंजूर नहीं थे, तो लालू यादव ने उनको मैंने ये किया। अब अखिलेश सिंह जो है वो अभी कह रहे हैं कि हमारे शासन में भी बिहार के साथ अन्याय हुआ और इस बहाने पब्लिक के बीच जाएंगे। तो अखिलेश सिंह पहले अपने कांग्रेस कार्यकारिणी का गठन कर ले, उसके बाद उनको अब खुद लालू यादव के साथ रहे। वो लालू यादव के चेले हैं। लालू यादव उनको अपने जो जितना वो चाहते हैं लगाम वो खींच के रखते हैं, जितना वो चाहेंगे उतना छोड़ेंगे। तो कांग्रेस उबर पाए अपने इन मुश्किलों से, तब कांग्रेस के भीतर एक बेचैनी जरूर है। कांग्रेस के तमाम जमीनी नेता ये चाहते हैं कि कांग्रेस अपने बल पर खड़ी हो और अपने बल पर चुनाव लड़े। ये मांग लगातार हो रही है और यही कारण है कि कांग्रेस कार्यकारिणी की का गठन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जगह जगह से नेता जो हैं वो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। तो अब अखिलेश सिंह इस पर आगे बढ़े हैं, लेकिन लालू प्रसाद जान छोड़ेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अब लालू प्रसाद से छुटकारा मिले तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस जनता के बीच में जाती है, किन किन मुद्दों पे जनता से जनसंपर्क स्थापित करती है। बिहार के बारे में और बिहार में आने वाली राजनीति के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, खास करके मौजूदा हालात के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।